हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। और हम आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी की बायोलॉजी लेकर आपके लिए। आई एम कौस्तुभ वाजपेयी और आप पढ़ते हैं हमारे साथ बेसिकली साइंस और बायोलॉजी इंटरमीडिएट के हमारे साथ। दोस्तों, आपने पिछली वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए तो सबसे पहले आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। और इसी तरह हमारे वीडियोस को आप अपना प्यार देते रहें, यही उम्मीद है आपसे, यही आशा है आपसे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें, जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। और अगर हमारे द्वारा जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जो भी वीडियोस पढ़ाई जाती है हमारे चैनल पर, अगर आपको उनके पीडीएफ चाहिए तो हमारा लिंक नीचे, टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th में जो आज हम ले रहे हैं टॉपिक, वो है ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स यानी मानव आनुवंशिकी। मानव आनुवंशिकी। तो दोस्तों, इससे पहले हम आनुवंशिकी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उसका नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप पहले उन वीडियोस को देखें, तब आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उन वीडियोस में बताया गया कि आनुवंशिकी क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स कैसे बनी, कहां से शुरुआत हुई, इसके सारे डिटेल आपको पिछली वीडियोस में आपको मिलेंगी। उसमें यह भी बताया गया कि सबसे पहले मेंडल के जो नियम आए या जो मेंडल्स के लॉ हैं, 3 नियम है मेंडल के, वो तीनों नियम आपको उसमें मिलेंगे। तो जितनी भी प्लांट से रिलेटेड थी या हीमोफीलिया से, वर्णांधता से संबंधित जितनी भी जेनेटिक्स थी, वो भी आपको उसमें समझाई गई। बाकी जो जितनी है मानव से संबंधित यानी मनुष्य को, ह्यूमन को लेकर के जितनी भी जेनेटिक्स है, वो हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो देखते हैं मानव आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी क्या होती है, एक बार में शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो आनुवंशिकी का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, तो उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, यानी वन जनरेशन से, ये कोई फर्स्ट जनरेशन है या हम उसको कह लें वन जनरेशन है, या इसको हम ये कह लें ये मदर फादर हैं, यानी ये जनक हैं। तो जनक से उनकी संतानों में जाना, यानी जनक से इनकी संतानों में जाना, किसका जाना? आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का। अच्छा, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं ये लेकर के ऐसा, तो जीन का नाम इसमें आया था, हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है, तो प्लीज पिछली वीडियोस को आप जरूर देख लें, उसमें आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव आनुवंशिकी। तो मानव आनुवंशिकी सबसे पहले हम जानते हैं किस पर बेस्ड होती है। तो जितने भी मानव की आनुवंशिकी है वो बेसिकली बेस्ड है क्रोमोसोम पर। किस पर बेस्ड है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स, आप नाम देख सकते हैं क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं गुणसूत्र। तो अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सबसे पहले गुणसूत्र पर चर्चा करेंगे कि गुणसूत्र होते क्या हैं। तो हम जानते हैं कि गुणसूत्र इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होता है? थ्रेड लाइक, माने धागेनुमा, धागेनुमा संरचना, ये होती है गुणसूत्र। ठीक है, इसके बारे में और क्या होता है तो हम जानते हैं जो गुणसूत्र होते हैं वो पाया कहा जाता है, पहले इसको देख लेते हैं। तो गुणसूत्र कोई भी जो कोशिका होती है, यानी जीव की जो कोशिका होती है, उसके केंद्रक में उपस्थित होता है। कहां पर उपस्थित होता है? कोशिका। कोशिका मतलब सेल। तो सेल में कहां पर? सेल के केंद्रक, केंद्रक में माने न्यूक्लियस में। ठीक है, तो केंद्रक गुणसूत्र कहां पाया जाएगा, यानी क्रोमोसोम कहां पाया जाएगा? तो आपका रिप्लाई होगा कि किसी भी सेल के, यानी किसी भी लिविंग सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाएगा। इसकी संरचना कैसी होती है वो भी हमने जान लिया, थ्रेड लाइक होती है, यानी कि धागेनुमा होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ पुरानी स्टोरी कि इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में। देखो, 2 वर्ड हमने पहले से कर रखे हैं, एक है क्रोमो और एक है सोम। तो क्रोमो का मतलब होता है रंग, क्रोमो का मतलब कलर, क्योंकि एक तरीके का पिगमेंट होता है, तो ये हो गया कलर। ठीक है, यानी क्रोमो का मतलब हुआ कलर। ठीक है, अच्छा, सोम मतलब बॉडी से इसको यानी कलर्ड बॉडी, जो कलर्ड बॉडी होती है उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, यानी इसकी जो बॉडी होती है वो कलर्ड होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये स्टैनिंग एबिलिटी को
यानी जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सर्टेन डाई, समझ सकते हैं, यानी डाई जो कलर एबिलिटी होती है यानी उसको ये शो करता है, कलर एबिलिटी ये उसको शो करता है। अब इसका कुछ इतिहास के बारे में देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री कैसी थी। तो एक थे कार्ल्स नागेली, इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले। एक थे कार्ल्स नागेली, इन्होंने 1852 में, कब, 1842 में, 42 में, 1842 में इन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। और तब इन्होंने जब इसको देखा था तो इन्होंने कहा था कि यह रॉड लाइक होता है, यानी इन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम जो होता है वो रॉड लाइक होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रेजेंट होता है जितनी भी, यही बात उन्होंने बताई थी, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो ये बात किसने बताई थी, नागेली ने। ठीक है, दूसरा एक नाम आता है वाल्डेयर का। किसका नाम आता है, वाल्डेयर का। वाल्डेयर, तो वाल्डेयर आए थे, ये करीब आए थे 1888, यानी 1888 में 1888 में आए थे वाल्डेयर, और इन्होंने नाम दिया था क्रोमोसोम का। क्लियर, यानी इन्होंने क्या बोला, पॉइंट द टर्म क्रोमोसोम। इसके आगे लिख देंगे पॉइंट द टर्म क्रोमोसोम, इन्होंने इस टर्म्स को लोगों को बताया। इसके बाद एक और नाम इसमें आता है, शटन का भी नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्होंने भी 1902 में यानी 1902 में सजेस्ट किया था कि क्रोमोसोम फिजिकल कैरियर होते हैं जीन के। जो क्रोमोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका में फिजिकल कैरियर होते हैं जीन के। क्या इन्होंने बताया कि फिजिकल कैरियर्स इन, काहे के फिजिकल कैरियर, ऑफ जीन। इन्होंने बताया जीन के फिजिकल कैरियर होते हैं, कहां होते हैं, तो इन द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में ये फिजिकल कैरियर होते हैं। किसने ये बताया था, वाल्टर शटन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनकी कुछ लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं इनकी लंबाई होती है 0.5 से, याद रखेंगे 0.5 से 30 mm, ये होती है इनकी लेंथ, यानी कि लंबाई, ये हो गई इनकी लेंथ। ठीक है, कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा संघनित होते हैं, दिए दंडाकार भी हो सकते हैं, सर्पिलाकार भी हो सकते हैं। इन सब के बारे में भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। दंडाकार कैसे होते हैं, सर्पिलाकार कैसे होते हैं, इनके सब के बारे में हम क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा और हम बताते हैं कि एक एक करके कैसे होता है। लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे मेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के जो मेन पार्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं, क्रोमोसोम का जो मेन पार्ट होता है वो बनता किससे है, ये भी जानना जरूरी है। क्रोमोसोम कैसे होते हैं, कुछ डंडे, मतलब डंडे के आकार के होते हैं, माने रॉड लाइक भी होते हैं, है ना। तो इनके सबके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब सबसे पहले हम गुणसूत्र की संरचना लेते हैं कि गुणसूत्र का स्ट्रक्चर होता कैसे है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं या क्या क्या चीजें इसमें भरी होती हैं, इनको हम देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, बात करते हैं मेन पार्ट। ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मेन पार्ट कौन से होते हैं, एक भाग होता है क्रोमैटिड। क्या होता है, क्रोमैटिड, यानी एक भाग होता है क्रोमैटिड। क्रोमैटिड क्या होता है, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो क्रोमैटिड होता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड, यानी कि ईच क्रोमोसोम्स हैज टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिड। क्लियर, ईच क्रोमोसोम्स हैज टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिड। ठीक है, या सिस्टर क्रोमैटिड भी इनको बोल देते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, which have is visible in mitotic मेटाफेज।
यानी इनको माइटोटिक मेटाफेज में हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। तो क्रोमैटिड क्या हुआ, यानी जो पार्ट एक क्रोमैटिड है क्रोमोसोम का, वो क्या हुआ कि ईच क्रोमोसोम्स हैव टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिड। नेक्स्ट, अगर इसी की बात करें तो बताएंगे ईच क्रोमैटिड कंटेन अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, यानी जो क्रोमैटिड का एक होता है वो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें जो अगला होता है वो होता है सेंट्रोमियर। अगला होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर या इसका दूसरा नाम भी होता है नेटोमियर, KINETOCHOR। ठीक है, इसको हम क्या बताएंगे? तो सिस्टर क्रोमैटिड्स आर ज्वाइंट बाय सेंट्रोमियर, यानी जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, यानी जो ये होते हैं, ये दोनों आपस में जुड़े किसकी सहायता से होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर की सहायता से। ठीक है। अच्छा, अगला पार्ट क्या होता है? तो इसमें दो भाग होते हैं ना कि क्रोमोसोम्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। क्रोमोसोम्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। शॉर्टर इज नोन एज पी आर्म, जो छोटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पी आर्म बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी होती है उसको हम बोलते हैं क्यू आर्म, यानी क्यू भुजा। इसको क्यू आर्म बोलेंगे, इसको पी आर्म बोलेंगे। ये हो गए दोनों। ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट होता है जो होता है ऑर्गेनाइज, यानी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइजर होता है। ऑर्गेनाइजर क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजर क्या होता है? तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन विच कंटेन जीन टू फॉर्म न्यूक्लियोली इज नोन एज न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक इसमें भाग होता है टीलोमियर। टीलोमियर, टीलोमियर क्या होता है? टीलोमियर को समझ लेते हैं। ठीक है, टीलोमियर क्या होता है? इसमें भाग होता है। तो टीलोमियर यानी टर्मिनल पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, इज नोन एज टीलोमियर, यानी टर्मिनल पार्ट ऊपर का नीचे का जो होता है वो उसको हो गया आपका टीलोमियर। ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? तो टीलोमर और पोलर, यानी पोलर होते हैं। हमने कहा पता ना, एक ऊपर होता है वो नीचे, जो गुणसूत्र के बेस स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो एक ऊपर दिखेगा और एक हमें नीचे दिखेगा। ठीक है, पोलर होता है विच प्रिवेंट इन्फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट। क्लियर। नेक्स्ट एक होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है? तो सैटेलाइट को जब बताएंगे तो सैटेलाइट को बताएंगे इट इज अ इलोंगेटेड सेगमेंट। ये कैसा होता है? इलोंगेटेड सेगमेंट होता है। दैट इज समटाइम्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम एट द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्लियर। अच्छा, एक और समझ लेते हैं कि द क्रोमोसोम्स विद सैटेलाइट, यानी जिनमें सैटेलाइट होता है उनको सैट क्रोमोसोम बोलते हैं। जिनमें सैटेलाइट होता है उनको सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। सैट क्रोमोसोम वही बोले, अब ध्यान रखेंगे कि जिनमें सैटेलाइट वाला पार्ट जो पोर्शन है वो पाया जाएगा उनको हम सैट बोलेंगे, सैट क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है। फिर आता है क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन, तो क्रोमैटिन को हम कैसे बताएंगे कि डीएनए में, यानी जो क्रोमोसोम है उसमें क्रोमैटिन क्या होता है? तो क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन, यानी जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमैटिन का बना होता है। राइट। तो अब यहां से एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बन के आया कि क्रोमोसोम किसका बना होता है। अभी हमने लंबाई पढ़ ली थी, काम पढ़ लिया था कि किसको कैरी करता है, यूकेरियोटिक कोशिका में क्या कैरी करता है। अब यहां आ गया कि खुद क्रोमोसोम्स किसका बना होता है, तो बताएंगे कि क्रोमैटिन का बना होता है। क्रोमोसोम्स किसका बना होता है? क्रोमैटिन का बना होता है। ठीक है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन। राइट। तो अच्छा, अब क्रोमैटिन में क्या होता है? तो क्रोमैटिन इज मेड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। राइट। इसमें क्या क्या मिलकर बनता है? डीएनए होता है प्लस आरएनए होता है और प्लस कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ये तीनों मिल करके क्या बनाती हैं? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन क्या बनाता है? क्रोमोसोम। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अच्छा,
तो आरएनए डीएनए और ये प्रोटीन से मिलकर बना है क्रोमेटिन। अच्छा, फिर एट इंटरफेस क्रोमोसोम्स आर विजिबल एज थिन क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर। अच्छा, और बात क्या होता है कि जो एक होता है वो आता है वर्ड क्रोमोनिमेटा। तो क्रोमोनिमेटा क्या होता है देख लेते हैं कि एट प्रोफेज, जो प्रोफेज आती है, इस जो प्रोफेज अवस्था होती है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल आर विजिबल थिन फिलामेंट लाइक। जब फिलामेंट लाइक होता है तो इसे बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। ठीक है। अच्छा, एक आता है क्रोमोमियर। तो क्रोमोमियर का मतलब क्या होता है कि जब इंटरफेस आता है, ठीक है, यानी बीड लाइक स्ट्रक्चर जब होता है, विजिबल भी होता है, एंड विच आर एक्यूमुलेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल लाइक क्रोमोमियर। ठीक है, तो इसे क्रोमोमियर बोलेंगे। अच्छा, क्रोमेटिन विद क्रोमोमियर लुक्स लाइक नेकलेस विद बीड्स। क्लियर। अभी हम ये जितना भी हमने बताया है इसको हम एक बार पूरी इसको हम बोर्ड पे समझ लेते हैं, एक बढ़िया सा डायग्राम बना के देख लेते हैं कैसे होता है, क्या होता है, उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों पहले हम इनको बजा लेते हैं। अभी हमने बताया कि डीएनए में लगभग 40%, यानी लगभग, ये सभी चीजें किसमें होती हैं, लगभग। एक्चुअल में कभी साइंस नहीं कहती है, साइंस कभी पूरी बात नहीं कहती। तो कहा कि डीएनए में लगभग 40%, 40% जो होता है वो क्रोमोसोम में डीएनए होता है। आरएनए होता है 1 से 10%, ये 40% हो गया, 1 से 10% हो गया। हिस्टोन प्रोटीन, इसकी बात की थी हमने, कहा था ना भी कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स ये तीनों मिलकर बनाते हैं। प्रोटीन भी दो तरीके के होते हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन होती है और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो 40 से 50% होती है, और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है वो लगभग 10% होती है। राइट, इतना समझ है। क्या होता है, क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स होती हैं। डीएनए आपका 40% होता है और आरएनए जो होता है वो लगभग 1 से 10% होता है। जो प्रोटीन्स होती है वो दो तरीके की होती है, एक हिस्टोन प्रोटीन, एक नॉन हिस्टोन। जो हिस्टोन होती है वो 40 से 50%, नॉन हिस्टोन वाली 10%। कितना बढ़िया है, बताया। अच्छा ठीक, अब बात करते हैं कि इसको नापते काहे में है। तो इसकी मात्रा को नापते हैं पिकोग्राम में। काहे में नापते हैं, पिकोग्राम में नापते हैं। और एक पिकोग्राम की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 ग्राम। करेक्ट, यानी एक ग्राम में कितने हुआ, 10⁻⁻12 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, तो जो यानी जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इसमें आर्जिनिन और लाइसिन ये अमीनो अम्लों की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गई कहानी हिस्टोन प्रोटीन की। और नॉन हिस्टोन में क्या होता है कि ये एक्टिव होती है, इसको एक्टिव करती है, हिस्टोन प्रोटीन को एक्टिव करने का काम करती है। तो ये कहानी समझ आ गई। अब हमारी बात ठीक हो, हम वही चलते हैं। ये तो बीच में थोड़ा सा एंटरटेन आ गया था आपके लिए। अच्छा, एंटरटेन था, जरूरी भी था। बात करते हैं पेलिकल की। अब देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, जैसा भी बना पाए जल्दी में वैसे बना है। बहुत दिनों से बनाया भी नहीं है तो आदत छूट गई। पेलिकल क्या होता है, अच्छा तो इसी की बात हम कर रहे थे। अब एक एक करके हमने सारे समझाए। अब हम एक से शुरू करते हैं और नीचे तक आते हैं। ऐसे डायग्राम जरूरी से लिखते हैं, बायोलॉजी की शुरुआत है। यानी फिगर ये है क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो पेलिकल क्या होता है, यानी जो पेलिकल होता है यानी सबसे ऊपरी भाग होता है, ये क्या होता है। तो जो पेलिकल होता है ये एक बहुत पतली झिल्ली के जैसी रचना होती है। कैसी होती है, एक बहुत पतली झिल्ली के जैसी संरचना होती है, यानी ऊपर की लेयर होती है। जैसे हम लोगों की स्किन पाई जाती है, आप देख सकते हो, वैसे इसकी भी ऊपर की एक बहुत ऊपर एक हल्का सा आवरण चढ़ाता है, इसे हम लोग बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, तो ये एक तरीके से गुणसूत्र को ढकने का काम करती है। गुणसूत्र के कपड़े होती है, उसको ढकने का काम करती है। दूसरा होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स माने होता है पदार्थ, यानी इसका वो पदार्थ जिससे ये मिलकर के बना है। मेनली जो बना होता है इसको हम लोग बोलते हैं आधार द्रव्य, यानी मैट्रिक्स। तो आधार द्रव्य क्या होता है, तो जानते हैं गुणसूत्र के अंदर कुछ जेली जैसी संरचनाएं भरी होती है, यानी जेली जैसा जो अंदर स्ट्रक्चर भरा होता है, जस्ट लाइक जेली, वही होता है इसका मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत ज्यादा घना हो जाता है। ठीक है, यही मैट्रिक्स होता है, बहुत ज्यादा घना हो जाता है। इसके बाद अगला क्या है, क्रोमोनिमेटा, यानी ये और जो पोर्शन कहलाते हैं ये होते हैं क्रोमोनिमेटा। तो क्रोमोनिमेटा क्या होता है, ये बहुत ज्यादा कुंडलित होते हैं, बहुत ज्यादा इस तरीके से होते हैं, जैसे आप देखे होंगे। तो इस तरीके से जो संरचना पाई जाती है उनको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। ये धागे जैसी संरचना होती है। ठीक है, इसमें दो पाए जाते हैं। इसमें क्रोमैटिड कितने, दो क्रोमैटिड हैं। ठीक है, आपको दिख रहे हैं बिल्कुल साफ, दो क्रोमैटिड होते हैं। अच्छा, ये थोड़े थोड़े दिनों, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद थोड़े गहरे रंग के हो जाते हैं, यानी जो ये थोड़े थोड़े जब गहरे हो जाते हैं इनको बोलते हैं क्रोमोमियर्स।
ठीक है, जहां पर ये थोड़ा थोड़ा गहरे हो जाते हैं रंग के, उन जगहों को हम बोल देते हैं क्रोमोमियर्स। इसके बाद आ जाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वाला भाग सेंटर में होता है, तो सेंट्रोमियर आप इसको बोलते हो। सेंट्रोमियर क्या होता है? तो सेंट्रोमियर का इसको और भी हम बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन भी इसको बोलते हैं। प्राथमिक संकीर्णन यानी जो प्रोफेज अवस्था होती है विभाजन की, वो यहीं से सबसे पहले दिखाई देना शुरू होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला आता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यानी दूसरा, इसको बोलते हैं द्वितीयक संकीर्णन। तो द्वितीयक संकीर्णन में क्या होगा? ये प्राथमिक होगा यानी सबसे पहले यहाँ शो होगा, उसके बाद में द्वितीयक पे शो होगा। यानी इसके अलावा ऐसे कर, यहाँ पे इसके अलावा जहाँ पे संकीर्णन पाया जाए वो दूसरा वाला हिस्सा होता है। ठीक, इसी से सैटेलाइट का भी निर्माण होता है, इसी के द्वारा सैटेलाइट का निर्माण होता है। अच्छा, अब सैटेलाइट वाला अगला हिस्सा आता है। तो सैटेलाइट क्या होता है, अभी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। यानी गुणसूत्र के सिरे पर स्थित बहुत छोटी सी गोलाकार ये रचना होती है। आप देख सकते हैं छोटी होती है, बहुत बड़ा नहीं होता है, ये छोटी और गोल रचना होती है। ठीक है, गुणसूत्र पाई जाती है। तो जिनमें पाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभी हम पीछे बोल चुके हैं सेट गुणसूत्र यानी सेट क्रोमोसोम, SAT सेट क्रोमोसोम। इनको जिनमें होते हैं उनको हम सेट क्रोमोसोम बोलते हैं। तो सेट क्रोमोसोम दिया किसने था? तो नवासी ने दिया था। नवासी ने सबसे पहले दिया था। कब दिया था? 1912 में, यानी 1912 में। इसको साफ लिख देते हैं 1912 1912 में। ठीक है, तो जिनमें होगा उन्हें हम सेट बोलेंगे। अच्छा, सेट का मतलब क्या होता है? तो सेट का मतलब होता है साइन एसिड या साइन एसिड थाइमोनोन्यूक्लिनिको। ठीक है, स्पेलिंग सुन लीजिए, SINE साइन, SINE साइन, और फिर एसिड, एसिड और टी से होता है टिमोनो। ठीक है, टिमोन्यूक्लियो ये होता है CO, टिमोन्यूक्लियो। ये इसका सेट का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट क्या होता है? अगला पार्ट है टीलोमियर। तो टीलोमियर क्या होता है? टीलोमियर का मतलब होता है अंताखंड। तो टीलोमियर क्या होता है? यानी अंतिम सिरा जो होता है उसको हम बोलते हैं अंताखंड, यानी जो आखिरी खंड होता है उसे हम बोलते हैं अंताखंड। यानी गुणसूत्र का अंतिम सिरा कहलाता है टीलोमियर। एक और इसमें दे रखा है कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्या होता है? यानी इसका मतलब होता है केंद्रिका संगठन। इसका मतलब ये होता है कि केंद्रिक संगठन द्वितीयक संकुचन के बाद का वो क्षेत्र जिसमें 58S, 18S और 28S राइबोसोमल कोडिंग करने वाले जीन पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। तो ये कहानी पूरी निकल के आती है। अब इसके बाद यहीं पर हम क्रोमोसोम्स के फंक्शन समझ लेते हैं, यानी इसके काम क्या होते हैं, इसके टाइप्स को भी हमें समझना होगा कि टाइप्स क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं यानी गुणसूत्र के कार्य जो होते हैं उनको सबसे पहले समझते हैं। गुणसूत्र का कार्य क्या है? फंक्शन। तो गुणसूत्र के फंक्शन अगर हम बात करें तो द मेन फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कैरी द जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? कैरी द जेनेटिक मटेरियल, यानी आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी इनको जो आनुवंशिक सूचनाओं को लेकर के जा रहे हैं, यानी इनको हम बोल देते हैं आनुवंशिक वाहक। तो पहला काम आपका ये हो गया। दूसरा काम क्या होता है? इसका काम होता है क्रोमोसोम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड एक्ट एज गिनिंग फोर्स एंड द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयर एंड रीजनरेशन। ये जो प्रोसेस हमारी बहुत सारी होती हैं सर्वाइव वाली, उनमें सब में भी ये काम करता है। इसके अलावा ये भी जानते हैं गुणसूत्र प्रतिलिपिकरण होता है, यानी संतत में प्रतिलिपिकरण करने का काम भी करता है। प्रतिलिपिकरण ये कराता है जाकर के। ठीक है, प्रतिलिपि कराने के इसमें क्या होगा? विशेष तरीके के स्पेशल कोड्स होते हैं, ये उनकी सहायता से ये काम करता है। ठीक, और इनमें यानी जो स्पेशल कोड होते हैं इनमें एक मैसेज भी निहित रहता है, यानी जो मैसेज भी होता है यानी जो संदेश होता है वो भी इसी के द्वारा पहुंच जाता है।
ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। यानी क्रोमोसोम्स, अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स प्रोटेक्ट द डीएनए, क्रोमोसोम्स प्रोटेक्ट द डीएनए फ्रॉम गेटिंग टेंजेंट एंड डैमेज, यानी डैमेज होने से भी ये इसको बचाता है। तो ये कहानी समझ में आती है। इसके बाद देख लेते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं, यानी इसके प्रकार कितने होते हैं। तो क्रोमोसोम्स 2 प्रकार का होता है, हम जानते हैं। इसके टाइप्स हमें देखने, यानी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होता कितने प्रकार का है, तो क्रोमोसोम्स का प्रकार जानने के लिए सबसे पहले तो क्रोमोसोम को हम डिटेल में समझना पड़ेगा कि क्रोमोसोम होते कितने तरीके हैं। तो 2 तरीके के होते हैं, एक ऑटोसोम्स, एक होते हैं ऑटोसोम्स, यहां आता है, ऐसे यहां आता है, ऑटोसोम्स होते हैं। दूसरे होते हैं हेट्रोसोम्स, ऑटोसोम्स और हेट्रोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, कायिक गुणसूत्र, ठीक है। और इन वालों को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, लिंग। तो लिंग गुणसूत्र हो गए और दूसरे कायिक गुणसूत्र हो गए। अच्छा, लिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र क्या होते हैं, तो लिंग जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, कायिक का मतलब काया, और ये काया को बनाने का काम करते हैं, ये शरीर को बनाने का काम करते हैं। ये मेल और फीमेल को नहीं बनाते हैं, ये उन लक्षणों को निर्धारित करते हैं जिनसे उनका शरीर बनता है। यानी ये अलैंगिक गुणसूत्र इनको बोल सकते हैं, अलैंगिक गुणसूत्र। यानी ये मनुष्य में उन लक्षणों को बनाने का काम करेगा जिनमें मेल और फीमेल दोनों सेम होते हैं, यानी मेल और फीमेल के जितने भी सेम पार्ट हैं, सेम कैरेक्टर हैं, वो इनकी सहायता से होता है। और वो लड़का है या लड़की, मेल है या फीमेल, ये निश्चित करते हैं हेट्रोसोम्स, यानी लिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो मनुष्य में कितने जोड़ी पाए जाते हैं गुणसूत्र, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 32 पेयर्स होते हैं। तो इसमें इसको हम कह सकते हैं 22 + 1 पेयर। क्या बोलते हैं, 22 + 1 पेयर। यानी जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 1 पेयर होता है यानी एक जोड़ा होता है, वो डिसाइड करता है एक्स और वाई को, यानी मेल और फीमेल को। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह वीडियोस को प्यार देते रहें। तो दोस्तों, हमारा चैनल चल रहा है, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैनल पर वो है ह्यूमन जेनेटिक्स। तो ह्यूमन जेनेटिक्स में आज का हमने जो सबसे पहले पढ़ा वो क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें किसी भी माध्यम से, टेलीग्राम से, चाहे व्हाट्सएप से, या कमेंट में ही आप कहीं भी हमसे अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा लिंक टेलीग्राम का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।